यूपी में असेंबली इंतखाबात के हवाले से हलचल तेज हो गई है। आज MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी यूपी के 3 रोजा दौरे पर है। इस हवाले से असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, SP और BSP पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने तालिबान के हवाले से कहा कि बीजेपी हुकूमत तालिबान को UAPA एक्ट की फहरिस्त में दहशतगर्द तंजीम के तौर पर क्यों नहीं शामिल करती। परेशानी इनको इस बात की है कि जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते। आप मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे। अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मुकद्दर ये बना चुके हैं कि 60% ड्रॉप आउट रेट है क्लास 5 से 5, 6, 7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक। 2% मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 3% इंटर पास करते हैं, 12th पास करते हैं। ये मुकद्दर बना चुके हैं। जेल में 27% मुसलमान जो ट्रायल हैं। हम ये बात कर रहे हैं लीडरशिप की, हिस्सेदारी की, तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी। और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को ऐसे बना दिया मंत्री? उनकी बरादरी का वोट है, उनकी जात का वोट है, कास्ट का वोट है। तो ये पूरे हर कास्ट की पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में OBC मुसलमान की बात आती है तो सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा। कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है। तो अखिलेश यादव और SP और BSP ने मिलकर अलायंस किया था, तब भी बीजेपी जीत गई। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? मैं हूं, ये मेरी पार्टी है। मुसलमान ने तो आपको झोली भर भर कर वोट दिया, फिर कहां गया वोट? क्यों नहीं जीत पाए? आज एक एग्जांपल, आज हम रुदौली जा रहे हैं। वहां पर जैदी साहब एक कैंडिडेट होते थे समाजवादी के MLA, वो 2012 में हारे 1000 वोट से। 17 आया तो 31,000 वोट से हार गए, और वहां पर यादव साहब जीत गए। बताए ना समाजवादी के लोग कि जैदी क्यों हारे और यादव क्यों जीत गए। इतनी मिसालें हम दे सकते हैं। खाली मुसलमानों के सहारे आप क्यों जीतना चाहते हैं? मुसलमानों के सहारे अकेले आप 2 सीटों पे नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं तो अल्लाह के सहारे जी रहा हूं और कामयाब होऊंगा। आपने गलत फहमी है आपको। और भी लोगों को मिलाइए। हाँ, बिल्कुल मिला रहे हैं भाई। कौन कह रहे हैं नहीं मिला रहे हैं? आपने कहा कि आगे क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं। अभी हम राजभर साहब के साथ हैं, मुख्तलिफ हमारे OBC ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, पार्टीज के साथ हैं। हाँ, राजा भैया की बात कर रहे हैं। जब राजा यहाँ बैठा है ना आपके सामने हम खुद बैठे हैं भाई, क्यों आप बात कर रहे हैं? वैसे साहब, बिहार का उदाहरण आपके सामने है। विपक्ष के टकराव के चलते नीतीश की सरकार बनी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से फिर से आप गलत सवाल कर रहे हैं। आप स्टडी करके देखिए। आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। नहीं, आपको जिम्मेदार हैं आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। कितने नहीं, अच्छा, अब ठीक है, चलिए अब आपसे ही बहस होगी। अब बताइए कितने सीट MIM लड़ी? बिहार में आप 5 सीटें से जीते। लड़े कितने? यानी आपने 60-70 सीटों पे झूठ। अब अपना मजाक मत बनाइए, ठीक है? मजाक मत बनाइए। आपकी झूठ साबित हो गई, आपकी झूठ साबित हो गई, आपकी झूठ साबित। छोड़ ठहरिए, अब सुनिए, अब सुनिए। देखिए, आपके इग्नोरेंस को तो हम नहीं हटा सकते, पर आपको बता रहे हैं। आपने कहा बिहार में 60-70 लड़े हम, आपने कहा ना अभी नहीं लड़े। सुनिए, नहीं लड़े, 20 लड़े,
19 चलिए जीते कितने 5 माँ बाकी 9 सीट पर गठबंधन जीत गया हमारे खिलाफ। 5 सीट सुनिए 5 सीट पर एनडीए जीत गया और 9 और 5 के अगर वोट्स मिला भी लेंगे आप। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे केबी शुक्ला जुड़ चुके हैं। शुक्ला जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है मीडिया से खिताब कर रहे हैं और ऐसे में हर तरह के सवाल जो फैजाबाद को लेकर के भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि फैजाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो फैजाबाद नाम तो रहेगा। वही उन्होंने जो है सपा बसपा को लेकर के भी कमेंट्स दिए हैं। तो एक तरह से जो इंतखाबात को लेकर के तमाम तैयारियों को के हवाले से उन्होंने बातचीत की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, हम आपको बताते हैं कि अब क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी ने एंट्री की है। रही बात अगर अयोध्या और फैजाबाद की, तो सरकार तो चेंज कर चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक कुछ जो उनके विभाग हैं उसको चेंज नहीं किया। अभी जैसे रेलवे विभाग है, इनकम टैक्स विभाग है, डाक विभाग, कुछ ऐसे विभाग हैं जो अभी फैजाबाद के नाम से चल रहा है। लेकिन जो चूंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है। तो जो पोस्टर वार था वो विवाद अब खत्म हो चुका है। हालांकि जो यहाँ पोस्टर लगाए गए थे अब उसको फैजाबाद हटा के अयोध्या कर दिया गया है, तो ये विवाद समाप्त चुका है। लेकिन जो ओवैसी कह रहे हैं कि फैजाबाद अभी है रहेगा, तो चूंकि अब संविधान की बात करें, जो यूपी सरकार जो घोषणा कर चुकी है, जो नाम बदल चुकी है, अयोध्या का अयोध्या है। हालांकि जो केंद्र सरकार के जो विभाग हैं उनके लिए वो प्रोसेस में है, रेलवे भी प्रोसेस में है, डाक विभाग भी प्रोसेस में है, इनकम टैक्स विभाग भी प्रोसेस में है। जल्दी वो भी उसका नाम बदल जाएगा। हालांकि अब बात राजनीति की हो रही, तो नाम को लेकर राजनीति हुई है। संतों ने मोर्चा खोला था। हालांकि संतों के विरोध के बाद ओवैसी के पार्टी बैकफुट पे आई और विवाद ना हो इसके लिए तुरंत जो है फैजाबाद का नाम हटा के अयोध्या कर दिया। तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति है। तो केबी शुक्ला, ये बताएं कि रुदौली जाने वाले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद असदुद्दीन ओवैसी रुदौली जाने वाले, वहां पर किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है? देखिए, आपको बता दें कि अयोध्या की सीमा पर लगभग 1:30-2 बजे के आसपास उनका स्वागत होगा। उसके बाद वो 2 और 2:15 के बीच में वो रुदौली पहुंचेंगे, जहां पर शेख मखदूम शाह का जो दरगाह है वहां पर जियारत करेंगे। उसके बाद रसूलाबाद के जो चौराहा है वहां रुदौली में, वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी की वहां मौजूद है, उनकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सब उनका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद रुदौली से थोड़ी दूर पर एक भेलसर बाजार है। भेलसर बाजार में एक चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद उसी चुनावी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी है, पत्रकारों से मुखातिब होंगे, वहां उनसे बातचीत करेंगे। तो कुल मिला के जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें ओवैसी की एंट्री अहम मानी जा रही है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण है उसके लिए जो सपा है, बसपा है और कांग्रेस है, इनके जो मुस्लिम वोट है उनको बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है कि किसको फायदा किसको नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होना है, क्योंकि भाजपा जानती है कि वो मुसलमानों के लिए कुछ भी करे, मुस्लिम वोट भाजपा को नहीं मिलना है। तो मुस्लिम वोटों को लेकर राजनीति हो रही है। तो इस ओवैसी के आने से खासकर जो परेशानी हो रही है वो सपा को है, बसपा को और कांग्रेस को है। बिल्कुल, और इस पर जो है हमने इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देते हुए भी सुना था। उन्होंने कहा था कि आज़ाद मुल्क में हर एक इंसान को कहीं भी चुनाव लड़ने का पूरा हक है। केबी शुक्ला, बेहद शुक्रिया आपका। हर गुजरते दिन के साथ उत्तर प्रदेश में इंतखाबी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। तमाम सियासी जमातें एक्शन में हैं। सियासी लीडरान अपनी बातें और मंसूबे अवाम के सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में आज लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी का इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए बीएसपी सरबराह मायावती ने आइंदा इंतखाबात में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत अवाम और किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हुकूमत बनी तो तीनों ज़रिए क़वानीन लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की भी नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के अजदाद एक ही हैं। मायावती ने दरियाफ्त किया कि अगर ऐसा है तो मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्राह्मण समाज का भी हर सतह पर इस्तेसाल हो रहा है। मैं आप लोगों को फिर से ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस बार जब बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी सन 2007 की तरह, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस प्रकार सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और हमने अपने पूरे कार्यकाल में सर्वजन हिताय अपनी सरकार की हर नीति
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर बनाकर जो सर्व समाज के हितों का हर स्तर पर हर मामले में पूरा ध्यान रखा है, तो मैं आपको ये वायदा करती हूँ, विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप लोगों को जब आपकी ये सरकार फिर से बन जाएगी तो आप लोगों को सन 2007 के दौरान जैसे हमारी सरकार बनी, जिस प्रकार से हमने आप लोगों के हितों का, अकेले दलितों का नहीं, पिछड़ों का नहीं, अकलियतों का नहीं, बल्कि अपर कास्ट समाज के लोगों का भी, और अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों का भी, क्योंकि उस चुनाव में इनका बढ़ चढ़कर योगदान रहा है। तो हमने सर्व समाज के हितों का हर स्तर पर हर मामले में पूरा ध्यान रखा है। पोषण मंथ 2021 का सीएम योगी ने आगाज किया। कुपोषण मंथ प्रोग्राम यूपी हुकूमत की जानिब से 1 महीने तक जारी रहेगा। सीएम योगी ने 529 नए आंगनवाड़ी मराकज का भी इफ्तिताह किया। सीएम योगी ने कहा कि रियासती हुकूमत अपने अवाम के लिए हर मुमकिन कोशिशों में जुटी है। यूपी को नए समत दी जा रही है और तरक्की के नए दौर का आगाज हो चुका है। दो 2018 से पूरे देश के अंदर सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और आज ये चौथा राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम से हम सब जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में एक मां स्वस्थ हो, एक बच्चा स्वस्थ हो, प्रधानमंत्री जी की सोच इस राष्ट्रीय पोषण मिशन के साथ जुड़ी हुई है और इसलिए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ हर भारतवासी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक मां या एक बच्चा कुपोषित होता है तो ये केवल एक परिवार के लिए नहीं समस्या है, ये चैलेंज पूरे समाज के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए होती है। और इसलिए उस पर ध्यान देने के लिए 2018 से जो निरंतर कार्यक्रम चले हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन परिणामों का ही फलस्वरूप है कि आज जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के क्रम में हम सबको जो 1 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जो 4 श्रेणियां विभाजित की गई हैं, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें इसलिए नजरबंद रखा गया है क्योंकि इंतजामिया के मुताबिक कश्मीर में हालात मामूल पर नहीं है। इससे उनके नॉर्मलसी से मुतल्लिक फर्जी दावों की कलई खुल जाती है। पीडीपी सदर ने कहा कि मरकजी हुकूमत को अफगानिस्तानी अवाम के हकूक की फिक्र है, जबकि कश्मीरियों को उनके हकूक से महरूम रखा जा रहा है। मुल्क भर में वायरल फीवर, डेंगू और मौसमी बुखार का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मुताद्दिद अमवात हो चुकी हैं। इंतजामिया की लाख कोशिशों के बावजूद लोग इस बुखार का शिकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा अफराद अब तक बीमार हो चुके हैं। यूपी में करीब 100 लोगों के मरने की खबर है। सिर्फ फिरोजाबाद में 52 लोगों की मौत हुई है। कानपुर में अब तक 20 अफराद इस वायरल बुखार से जाबहक हो चुके हैं। बिहार के कई अजला में बुखार का कहर है। वायरल बुखार का शिकार ज्यादातर बच्चे हो रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों में बुखार के खौफ से लोग इलाका छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से अब तक की सभी कोशिशें रायगा गई हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, ये बताएं कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें, जो मिस्टीरियस फीवर की बात हो रही है जिसकी वजह से बच्चे भी सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में इस हवाले से क्या कुछ सूरत हाल है?
मुनज़्ज़र बता दें कि अगर हम वायरल फीवर की बात करें और डेंगू और चिकनगुनिया की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की बात करें, ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें या फिर इधर खनगोर की बात करें तो यह जगह मकामात ऐसे हैं जहां पर इसमें पिछले 3 दिनों में तेजी से इजाफा हुआ है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर जो है 2 दिन में 200 से ज़्यादा बच्चे जो है वायरल फीवर का शिकार हुए हैं। और फिर सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो भोपाल राजधानी का है जिसे हमीदिया हॉस्पिटल कहा जाता है, वहाँ पर 116 बच्चे कल से आज तक में दाखिल हो गए हैं। तो हुकूमत ने इसको लेकर जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ पर जिन बच्चों की जो है उसको जांच की गई है तो उसमें वही सिम्टम नजर आ रहे हैं जो पोस्ट कोविड में नजर आते थे। इसलिए इंतजामिया जो है इसको अलर्ट करके तशवीश का इजहार कर रही है और तमाम पहलुओं पर खबर रखी जा रही है। महकमा सेहत ने इसके लिए जो है अलर्ट जारी करते हुए हर जगह पर जो है डेंगू बुखार और वायरल के लिए जो है एहतियात जारी किया ताकि इसको लोगों को बताया जा सके। और लोगों से कहा जा रहा है कि अगर उनको किसी भी तरह की अलामत जाहिर होती है तो फौरी तौर पर उससे डॉक्टर से रब्ता करें, ना कि खुद से इलाज करना शुरू करें, क्योंकि खुद से इलाज करने में बहुत सारी चीज़ों को उनको खतरा होगा। डॉक्टरों से रब्ता करने के बाद वायरल फीवर, मलेरिया जो दूसरी बीमारियां हैं उससे बचा जा सकता है। राजधानी भोपाल में जिस तरह से जो है 2 दिन के अंदर जो 200 से ज़्यादा बच्चे बीमार हुए हैं उससे हुकूमत ने जो है तशवीश का इजहार भी किया है और महकमा सेहत को जो पाबंदी की है तो तमाम जिले में, अगर राजधानी भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश के 52 जिलों की बात करें तो 784 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जगहों पर जो है इसकी निगरानी रख रही हैं। मुनज़्ज़र, हॉस्पिटल्स की क्या कुछ कंडीशंस हैं और डॉक्टर्स का इस हवाले से क्या कहना है? मुनज़्ज़र, जो हमारे डॉक्टर से बात की, डॉक्टर का कहना है कि इसमें जो अभी तक जिन बच्चों को जो है वायरल फीवर हुआ है उनको जो जांच की गई है उसमें जो अलामतें बाहर निकल कर आ रही हैं उसमें पोस्ट कोविड के सिम्टम नजर आ रहे हैं। हालांकि जिन बच्चों की जो है जांच की गई उसमें कोविड के तो नहीं तशवीश हुई है, लेकिन जो ये पोस्ट कोविड के जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। यही वजह है कि महकमा सेहत ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया और ये कहा जा रहा है कि कोई भी बच्चे में अगर किस तरह का फौरी तौर पर बुखार या दूसरी अलामतें जाहिर हो रही हैं तो वो खुद से इलाज ना करे बल्कि जो है डॉक्टरों से रब्ता करें और डॉक्टर से इलाज कराकर ही तमाम चीज़ों पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेहताब, क्या इस बुखार को कोविड से जोड़ता हुआ देखा जा रहा है? यकीनी तौर पर अगर मैं ग्वालियर की बात करूं, ग्वालियर के जो डॉक्टर ने जिस तरह से कहा कि पोस्ट कोविड की अलामत का जाहिर होना जो है ये हमारी दूसरी तरफ खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि कोविड की जो अलामतें वाज़ेह तौर पर होती हैं वो तो नहीं है, लेकिन पोस्ट कोविड की अलामतों का जाहिर होना कहीं ना कहीं तशवीश की बात है। यही वजह है कि चाहे हम ग्वालियर की बात करें, जयरोग हॉस्पिटल की, या भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल की बात करें, हुकूमत ने इस पर जो है गहरी नज़र बनाए रखे है और माहिरीन की टीम जो तश्कील दी गई है ताकि बच्चों पर नजर रखी जाए और अगर किसी और भी तरह की कुछ चीज़ें इसमें सामने आती हैं तो उसका जो है फौरी तौर पर इलाज किया जा सके। बिल्कुल मेहताब, और शायद अभी भी हमें पूरी तरह से मालूम नहीं है कि कोरोना किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है और ख़ास तौर से पोस्ट कोविड की जब हम बात करते हैं कि पोस्ट कोविड फेज़ किस तरह से होगा, एक जिस्म पर क्या कुछ रिएक्शंस होंगे, वो शायद पूरी तरह से अभी सामने नहीं आ रहा है। और बुखार भी जिस तरह से अब उसको भी कोविड पोस्ट कोविड फेज़ के साथ देखा जा रहा है तो ये एक तशवीश की बात है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हुसैन खसूसी तौर पर मौजूद रहे। कलीदी खिताब में मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया। देखिए रिपोर्ट। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और फिरका वाराना हमाहंगी को काफी नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ महाज आरा हो गए। ये कहना है आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का। मोहन भागवत ने क्या कहा, आप भी सुनिए। अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चलेगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए, जाते हैं। ये वहां उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है। इनके इसमें बताया है कि मारो, और देखो मारो, इधर भड़काया उधर भड़काया, दोनों में झगड़ा लगा है। और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण
हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। दरअसल मुंबई में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे के ज़ेरे एहतमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने इन ख्यालात का इजहार किया। वहीं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन खुसूसी तौर पर मौजूद रहे। कलीदी खिताब में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया। के बाद जो मुस्लिमों की सोच है आरएसएस के प्रति, आपको लगता है कि बदलेगा? उनका क्या रिएक्शन था? एस्ट्रोलॉजर नहीं, उनका रिएक्शन क्या था? मैं क्या कर, मेरा काम अपनी बात रखना है। जी। दूसरे का फैसला क्या होगा ये मेरा काम नहीं है कि मैं। मुस्लिम दानिशवरों ने प्रोग्राम को कामयाब बताया और उन्होंने कहा कि मुल्क में फिरकावाराना हमाहंगी और उल्फत व मोहब्बत की जरूरत है। भाईचारगी के मुतालिक बात हुई है। मोहन भागवत जी ने भी और जितने लोग खड़े हुए थे हर एक ने भाईचारगी की बात की। 20 से 25 मिनट तक बात हुई। किस बारे में बोला? जी एकताइयत के बाद हुई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो है ना एकताइयत हो, उसी से हमारा भारत जो है ना मजबूत होगा। उन्होंने के समाज हमारा एक ही है, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें हिंदू भी है और उसमें मुख्तलिफ जाति के लोग भी हैं, अलग अलग जो है विभिन्न तरीके के जो है मज़ाहिब के लोग हैं। तो ये हमारी जो है ना इंडिया की खासियत है। और उन्होंने ये बात भी कही कि जितने ज़्यादा जो लोग होंगे उतनी ज़्यादा विभिन्नता जितनी होगी उतना ज़्यादा हम उतनी तरक्की करेंगे। वो साहब ने भी यही कहा कि बाबा साहब हम सब एक ही है, एक ही इंसान की है, यानी एक आदम और हवा के बने हुए आदमी सब इंसान है। अब सब एक साथ एक जैसे रहे, सबका खून एक ही है। आरिफ साहब ने कुछ कहा? आरिफ साहब ने भी वही कहा है कि बाबा सब हम सब एक ही है और हमारा भगवान खुदा जो भी बोलो एक ही है। इसमें कोई शक नहीं है कि शरपसंद अनासिर मुल्क की फजा खराब करने में लगे हैं। मजहब के नाम पर हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात तशवीश के बाइस हैं। ऐसे में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए इस तरह की मीटिंगें नफरत की दीवार को जरूर गिराएंगी और आपसी भाईचारगी आम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।